बात करेंगे गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात जो हैं वो कराची के बेशुमार मसाइल में से एक हैं और कराची में गुज़श्ता चंद सालों में खौफनाक तब्दीलियाँ भी आई हैं। शहर को बग़ैर किसी मास्टर प्लान के बुलंदो बाला इमारतों का जंगल बनाया गया। ये सब कुछ सिंध सरकार की नाक के नीचे हो रहा था, मगर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, एवं कोई रुकावट ही नहीं डाली गई। बिल्कुल, लेकिन अब हमजा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात को गिराने का काम शुरू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर को गिराने के बाद अब रेलवे अराजी पर तामीर का सिरुल मंजिला इमारत को भी गैर कानूनी करार दिया। और यही नहीं, अदालत उस्मा ने मुतल्लिका इदारों से शहर भर के तजावुज़ात के बारे में तफसील भी तलब कर लिया। अच्छा, अलमिया तो यह है कि तजावुज़ात का सिलसिला चाहे मुस्तकिल हो, आर्जी हो, इसमें सरकारी अहलकार हमेशा मुलव्वस नजर आए हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तजावुज़ के हवाले से तहकीक करा के उन हज़रात को तो कटहरे में लाया गया हो जो उसके असल जिम्मेदार हैं, चाहे उनकी गफलत हो या उन्होंने रिश्वत लेकर ये काम कर दिया हो। जब तक हम मसले की जड़ी नहीं भाई ख़त्म कर रहे हैं, उसे काटा नहीं जा रहा है, तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? बिल्कुल, ये सिलसिला नहीं रुक सकता। उधर अगर हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने कराची में अकबर रोड पर कायम 4 मंजिला रिहायशी इमारत मक्का टेरेस के मकीनों को 15 दिन की मोहलत दे दी है। ये सूरत हाल है अब वहाँ पर कराची में। सूरत हाल है क्या और कौन सी इमारतें हैं जिनको करने का कहा जा रहा है, गिराने के अहकामात हैं, और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या? शराज से जानेंगे। जी शराज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शराज बताइएगा, 15 दिन की मोहलत भी दे दी गई और अब रिहायशी भी कह रहे हैं कि चले हम छोड़ जाते हैं, कनेक्शंस भी साथ ही काट दिए जाते हैं। नस्ला टावर के मामले में हमने देखा था, अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? रिहायशी क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सख्त अहकामात भी जो हैं वो देखने को हमें मिले, जिसमें नस्ला टावर को गिराने के हवाले से अहकामात सामने आए, जिसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है और इस हवाले से इश्तिहार भी जारी कर दिया गया था कि कौन जो है इसको महफूज तरीके से गिरा सकता है और इस हवाले से 4 कंपनियों की सिफारिशात मंजूर भी कर ली गई हैं और इस पर गौर किया जा रहा है और कुछ अरसे बाद ये बाकायदा तौर पर नस्ला टावर को गिराने का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैस और पानी, बिजली के कनेक्शन भी यहाँ से मुनक़ता कर दिए गए हैं, जबकि नस्ला टावर के अलावा रेलवे अराजी पर कायम तिजोरी हाइट्स को भी गिराने का जो है हुक्म दे दिया गया है और इस हवाले से 1 माह का वक्त दिया गया है बिल्डर्स को भी। इसके अलावा मक्का टेरेस को गिराने का भी अहकामात जारी किए गए थे और इसी हवाले से कल SBCA की टीम जो है वो गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए वहाँ पहुंची थी, ताहम जो मकीन है उनकी जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा और इस वजह से SBCA हुक्काम को जो है कार्रवाई रोकनी पड़ी, जिसके बाद तवील मुज़ाकरात हुए और 15 दिन का जो टाइम है वो दिया गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट की जानिब से भी सख्त अहकामात सामने आए हैं कि जो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं और SBCA कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शराज अहमद, आप हमें इस तमाम से अपडेट कर रहे थे। इसी पर हम बात करेंगे सीनियर डायरेक्टर इंडियन इंक्रोचमेंट सेल कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बशीर सिद्दीकी साहब। जिस तरह से शराज अहमद हमारे रिपोर्टर भी बताए थे कि कराची की जो अकबर रोड पर वाक़ मक्का टेरेस है उसके मकीन जो है पहले उन्होंने थोड़ा सा किया बाद में, लेकिन पुलिस और SBCA के जो है उस साथ उनके मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए। आप समझते हैं कि SBCA और जो पुलिस है मकीनों को 15 दिन की जब मोहलत दी है तो शहरी इंतजामिया की तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की हिकमत अमली दुरुस्त है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर्स किए हैं और जो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर में, इससे पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि चीफ जस्टिस साहब का ये CP9 में बहुत खूबसूरत किस्म का ऑर्डर है, कराची को खूबसूरत बनाने का ऑर्डर। और अगर आप देखेंगे तो ये माजी, हाल और मुस्तकबिल का ऑर्डर है। माजी में जो गलतियां की गई हैं इस कराची शहर के अंदर उसको ख़त्म करने का ऑर्डर है और हाल में इसको रोकने का है और मुस्तकबिल में ये गलतियां दोबारा ना हो। तो इस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं। जो मक्का टावर है उसमें ऑलरेडी मकीन मौजूद थे और जब वहाँ पर टीम गई वहाँ पर डिमोलिश के लिए तो उन्होंने अब टीम, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि जब जहाँ पर कोई आबाद हो तो उसको 15 से 1 मंथ का टाइम दे के और खाली करा के, ताकि ह्यूमन राइट्स के भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि ऐसा भी ना हो कि जिससे आवाम ज़्यादा मुतासिर हो। तो बिल्कुल उनको टाइम दिया गया है 15 से 20 दिन और 15 से 20 दिन के बाद उसकी मुकम्मल तौर पे मक्का टावर जो है वो नाजायज़ नहीं है, उसकी 45 गज जो जगह है उसको डिमोलिश किया जाएगा।
ठीक है। अच्छा सिद्दीकी साहब, अभी आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स जो हैं सामना करना पड़ रहा है उनका? पहले तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते थे, लेकिन अब अदालत चूँकि आप लोगों के साथ है, अदालत का फैसला आ चुका हुआ है, तो कुछ आसानी हुई होगी, पर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि तमाम इदारों के हाथ खुल चुके। तमाम जो कब्जा माफिया है वो जिस अम्ब्रेला के नीचे आते थे, कोर्ट का अम्ब्रेला लेते थे, पॉलिटिकल अम्ब्रेला लेते थे और दूसरे अम्ब्रेला लेते थे, वो सब उनका चीफ जस्टिस साहब ने अम्ब्रेला जस्ट लाइक फाड़ दिया है, अम्ब्रेला को तबाह कर दिया है। और उनकी इस ऑर्डर ने उनकी कमर पे जो है छुरा घोंपा है कब्जा माफिया के। तमाम इदारे क्योंकि हाथ खोल गए हैं, अब कार्रवाइयां जारी हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, नस्ला टावर के बारे में मैं इस कमेटी का रुकन हूँ, नस्ला टावर की, उसके लिए भी जो है जो ऑर्डर है चीफ जस्टिस साहब के, वो कंट्रोल डिवाइस के साथ, मॉडर्न डिवाइस के साथ उसको करने के ऑर्डर्स हैं, जो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन 4 लोगों ने रब्ता किया, जिसमें से पहले भी हाईलाइट किया कि जो माजी की गलतियां हैं उनको मतलब अब वो जो है ये ऑर्डर्स के बाद वो उनको सुधारा जाएगा। लेकिन आप नहीं समझते कि जो इसमें गलतियों में नुकसान आवाम का हुआ है, जो लोग इसमें रह रहे थे उन लोगों का नुकसान हो, इनका इजाला कौन करेगा? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जिन्होंने गलतियां की हैं, आप नहीं समझते कि उनके ऊपर भी पकड़ होनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ऐसा बहुत बाज़ दफ़ा और बाज़ जगह पे हो भी रहा है। जैसे कराची मेट्रोपॉल कॉरपोरेशन के तकरीबन 3 से 4 अफराद नैब ने अरेस्ट किए हुए हैं, और इसी तरह KDA के, मैं दूसरे महकमों के नाम नहीं, उनके भी कुछ रेवेन्यू केस, तमाम के लोगों, डिपार्टमेंट के लोगों को नैब ने अरेस्ट कर लिया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। अच्छा, ये 40-45 साल की गलतियां हैं इस कराची शहर में। ज़्यादातर ऑफिसर या तो मर चुके हैं या जो है रिटायर्ड हो चुके हैं। मेजोरिटी जो 2-4 थे वो अरेस्ट हो चुके हैं। देखें, आपने दूसरी बात की कि उनको मतबादिल जगह या उनको नेमुल बदल उनके लिए क्या रखा है, तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है। जो हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनको कहा है कि आप इनको जो है 2 साल के अंदर जो है 80 गज के प्लॉट बना के और बेहतरीन लोकेशन पे वो अलॉटिंग हमने देनी शुरू कर दी है। 90,000 रुपये का चेक, 6 महीने का 15,000 रुपये महीने का किराया वो हम देते जा रहे हैं। और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने भी उनके लिए अनाउंस किया, जो पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उनको सबसे पहले उसमें तरजीह दी जाएगी। ठीक है, इजाला हुकूमत ने ही करना है। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकी साहब, सफीर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। और हम बात कुछ करते हैं, अब सेमीफाइनल की बात हो रही है। हम नीचे तो बात ही नहीं करते ना, हम तो सेमीफाइनल और फाइनल की सिर्फ बात कर रहे होते हैं। हम ऐसी टीम तो है नहीं कि हम स्कॉटलैंड सब मैच की बात करेंगे, क्या बात करें ना, बिल्कुल हम ग्रुप मैचेस की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल हम अब सेमीफाइनल और फाइनल की बात कर रहे होंगे। हमजा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमजा हमेशा टीम्स को इजी भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी लेना नहीं चाहिए। बेशक स्कॉटलैंड है, लेकिन हमें जो है ना टाइम टफ दे सकती हैं कोई ऐसी टीम्स भी। हम लोगों को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। खैर, अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान का अब जब सेमीफाइनल हो रहा होगा तो वो अब देखना होगा कि इसका अगला जो मुकाबला है वो 7 नवंबर को स्कॉटलैंड के साथ है। इसके बाद लेकिन सेमीफाइनल से पहले स्कॉटलैंड के साथ है, पहले मैच है। और 11 नवंबर को खुदा न खास्ता पाकिस्तान हार जाता है तो फिर, और न्यूजीलैंड जीत जाती है टीम, और न्यूजीलैंड की टीम अगर जीत जाती है अफगानिस्तान से, तो फिर रन रेट पे आ जाएगा कि टॉप कौन कर रहा है, क्योंकि दोनों 4-4 मैचेस जीते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, वैसे रन रेट की बात अगर हमसे तुम करें तो न्यूजीलैंड की मैं चाह रही हूँ कि न्यूजीलैंड अब रन रेट जो है ना वो सही से जीत जाए, क्योंकि हमने इंडिया को नहीं अब आगे आने देना किसी सूरत भी। हाँ, वो तो जीतना जरूरी है, लेकिन अगर पाकिस्तान स्कॉटलैंड से जीता तो पाकिस्तान 5 मैचेस जीत के टॉप कर रहा होगा ना, तो पाकिस्तान फिर नहीं होगा, और फिर इंग्लैंड से मुकाबला भी नहीं हो रहा होगा। दूसरा मामला ये है आपका कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए जा रहे हैं टॉप करके, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने के लिए जा रहे हैं? कुछ हालात ऑस्ट्रेलिया के हक में ज्यादा नजर आ रहे हैं। दोनों 6-6 पॉइंट्स के साथ जो हैं दूसरे और तीसरे नंबर पर है। रन रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब हम अगर हमसे बात करें तो वेस्ट इंडीज़ ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। ये बड़ी अच्छी खबर है। और वेस्ट इंडियन टीम जो है वो दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसमें 3 T20 मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। तमाम मैचेस जो हैं वो 13 से 22 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम कराची में ही होंगे। ये एक बहुत अच्छी खबर है, बिल्कुल खास तौर पर तैयार एंजॉय करेंगे दिसंबर में। वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम वैसे कल जो है श्रीलंका से भी
हार गई है और उनका कुछ सफर अच्छा वो नहीं जा बड़ा रहा। एक था कि बहुत बुरे तरीके से हारे बुरे वेस्ट तरीके इंडीज से हारे। की टीम जो है वो, और आते साथ ही आउट होते जा रहे थे, तो वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। खैर हम इस सारी सूरत पे बात करेंगे। लेजेंड क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर सुहेल साहब, कौमी टीम का अगला मैच 7 नवंबर को स्कॉटलैंड से है। वैसे तो इस मैच को पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर थोड़ा सा कुछ फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन क्या कौमी टीम को पूरी कुव्वत के साथ आप समझते हैं कि इस मैच में भी उतरना चाहिए, या फिर सेमीफाइनल के लिए आप समझते हैं कि नहीं, कुछ खिलाड़ी जो उनको रेस्ट दे देना चाहिए? मैं समझता हूँ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपने जाना है, और 7 को आपका मैच है, आपको 8 को भी रेस्ट का मौका मिलेगा, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 9 को भी मिलेगा। सो मैं समझता हूँ अब मोमेंटम बना हुआ है, उस मोमेंटम तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही है। हाँ, अगर कोई प्लेयर जो है वो आप समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं चल रहा, उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के इस मैच में आप उसकी रिहर्सल करवाएं कि आपने अपने प्लान्स किस तरह। जी आमिर भाई, अगर करें तो हमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान ये ग्रुप, अपना ग्रुप जो है वो तो टॉप कर रहा होगा, तो फिर उधर से दूसरे नंबर पर जो टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, कोई भी एक हो सकती है। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल हरीफ इन दोनों में से कौन हो सकता है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया और इस वक्त जो है साउथ अफ्रीका वही कंटेंशन में है, क्योंकि इंग्लैंड तो अपनी पोजीशन जो है नंबर 1 किए बैठा है, और ऑब्वियसली वो हमारे ग्रुप से नंबर 2 जो टीम होगी उसके साथ सेमीफाइनल खेलेगा। सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों की टीमें बहुत अच्छी हैं। साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान को ये मिल सकता है कि उनका अभी तक जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो इतने ज़्यादा उन्होंने रन्स नहीं किए, अभी भी वो प्रेशर फील कर रहे हैं, स्पेशली डी कॉक उनके जो डेंजरस प्लेयर हैं, अभी तक उनका बल्ला जो है वो चुप किया हुआ है। सो उनको अपने बैटिंग लाइनअप पे और जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए हालांकि टीम अच्छी है, साउथ अफ्रीका की ख़तरनाक टीम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया आती है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारा सेमीफाइनल जो है वो दुबई में हो, क्योंकि दुबई में होगा तो पाकिस्तान वहाँ पे फेवरेट होगी, लेकिन पाकिस्तान को मेहनत करना होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम मोमेंटम गेन कर रही है। और अगर अबू धाबी में मैच होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो उन कंडीशंस में जो है फेवरेट होगी, और टॉस भी बड़ा वाइटल होगा इन मैचेस में। बिल्कुल, ऐसी एशत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत ये करे बगैर जो है वो हमारी टीम आगे जा भी नहीं सकती है। अच्छा आमिर सुहेल साहब, फ़खर ज़मान की बात करते हैं। मेगा इवेंट में अपना कोई ख़ास जादू नहीं इस टाइम तक वो जगा सकें, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं, बड़े मैच में उनसे उम्दा परफॉर्मेंस की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी? क्योंकि जिस तरह से हम अगर 17 की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की, तो भारत के खिलाफ जो उनकी इनिंग्स थी, क्या शानदार इनिंग्स थी, सबको याद होंगी। देखिए, फ़खर ज़मान इस तरह के प्लेयर हैं कि वो एक बड़ी इनिंग्स खेलते ज़रूर हैं। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो एक आधे मैच में जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते ज़रूर हैं। हाँ, पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है थोड़ा सा वो मेरा ख्याल है 2 माइंड्स में खेलते रहे, लेकिन फॉर्म उनकी कोई बुरी नहीं है। बल्ले पे गेंद आया, हमने देखा अगेंस्ट अफगानिस्तान उन्होंने छक्का भी मारा, नबी को 1-2 स्ट्रोक्स जो उन्होंने मारे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अगर हमारा अबू धाबी जिस तरह की अभी पिचेस बन रही हैं अबू धाबी में, तो फ़खर ज़मान जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकते हैं। आमिर भी अगर पेसर्स की बात करें, हमारा कॉम्बिनेशन हसन अली का है, साथ शाहीन आफरीदी हैं और हारिस रऊफ़ है, हमारे पास यही कॉम्बिनेशन है 3 का। बाकी तो बेहतर रहे, हसन अली थोड़े से ठीक नहीं रहे, अब कुछ रिदम में आ रहे हैं। कुछ कॉम्बिनेशन में तब्दीली करनी चाहिए, तब्दीली इस सेंस में कि क्या नया बॉल किसी फास्ट बॉलर दूसरे को भी दे देना चाहिए शाहीन अफरीदी के अलावा? देखिए, बिल्कुल सलाहियत रखता है, और जिस तरह शाहीन अफरीदी नया बॉल कर रहे हैं और जिस तरह वो गेंद को स्विंग कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेके आ रहा है। अब होता यह है कि जो टीमें प्लान कर रही हैं शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़, ये है कि इनको हमने एहतियात से खेलना है और दूसरे बॉलर्स के ऊपर अटैक करना है। और ये दूसरे बॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है कि जब आपको पता हो कि अटैक मेरे पे होगा, और अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं उस दिन, तो आपको विकेटें लेने के चांस होते हैं। सो आई थिंक अगर ये एक दूसरे को अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करें, बैट्समैनों के जेन को पढ़ के, ऑपोजिशन के जेन को पढ़ के बॉल करें विकेट के मुताबिक, तो काम करते रहेंगे ये ठीक। अच्छा आमिर, हम जरा अपने ओपनिंग पेयर की भी बात करते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़ी फॉर्म में है, और उनकी जो कारकर्दगी का सिलसिला अगर आप समझते हैं कि यूं ही जारी रहता है, तो हम जो है ये जो वर्ल्ड कप है वो जीत के ही वापस आएंगे। देखिए, वो सबको परफॉर्म करना पड़ेगा। हम सिर्फ 2 बंदों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। सारी टीम को जो है कई दफ़ा सेटबैक भी हो जाता है, कभी किसी से रन्स नहीं होते, तो सारी टीम को इस बड़े जो एक
प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा जो ये इनको मौका मिल रहा है, इसमें सारे प्लेयरों को जो है वो डिटर्मिन होना चाहिए कि अगर कोई और नहीं करता तो मैं करके दिखाऊंगा। सारी टीम अच्छा करेगी तो हम इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप जीतेंगे। परफॉर्म तो करना। आमिर भी आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि वेस्ट इंडीज़ ने कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान टीम भेज रहे हैं और टीम आ रही होगी वेस्ट इंडीज़ की। क्या आप समझते हैं कि इस दौरे का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा? दूसरी जो गैर मुल्की टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी फैसला करना है, उनके सिक्योरिटी खदशात दूर हो सकेंगे? देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है मैं समझता हूँ पीसीबी ने बड़ी इंटेलिजेंट मूव किया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ टेस्ट मैच सीरीज़ खेलने जा रही है इस वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद श्रीलंका वहाँ पे इनका 2 या 3 दिसंबर को ख़त्म होना है। 2 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज़ है, वहाँ से इन्होंने वापस जाना था, तो रास्ते में पाकिस्तान ने उनको इनवाइट किया, तो ये अच्छी चीज़ है। देखिए, आप अपना क्लेम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे जब वेस्ट इंडीज़ के मैचेस होंगे पाकिस्तान में, और जो है बिल्कुल अच्छी तरह क्रिकेट होगी। शायकीन भी अगर मैच देखने आएंगे तो आप अपना केस जो है उसको बिल्ड कर सकते हो। इशू कोई नहीं था, वो डर के चले गए। बाकी पाकिस्तान तो एक सेफ जगह है। सो अब उसके बाद आप जो है और ज़्यादा जो है जो टीमें रिलक्टेंट होंगी पाकिस्तान आने में, उनके खिलाफ आपका केस बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा कि आप बात क्या कर रहे हैं। ठीक है आमिर भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अभी हमारी ज़्यादा नज़रें अपने जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच है उससे ज़्यादा न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच के ऊपर ज़्यादा है। सेमीफाइनल तो इंशाल्लाह हमने खेलना है और अच्छा परफॉर्म करके जीतेंगे भी, लेकिन उस मैच पे बहुत ज़्यादा नज़रें और भारत की भी उस पर ही नज़रें। हाँ जी, वैसे भारत की भी उस पर नज़रें। खैर, अब देखेंगे आगे आगे मैचेस हो रहे तो क्या बनता है इंशाल्लाह। हम तो सेमीफाइनल वैसे भी हम चले गए, हम तो क्वालिफाई करेंगे, आगे हम लोग इंशाल्लाह फाइनल में भी जाएंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आवाम के लिए 120 अरब रुपए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसका 13 करोड़ शहरियों या 2 करोड़ ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान करदा पैकेज से आवाम को 6 माह तक घी, आटा, दाल, जो इस तरह की चीज़ें हैं, उनमें रियायत मिलेगी। अच्छा, आवाम क्या इसके बारे में राय रखते हैं? वो आपको राय सुनाते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि खाने पीने की चीज़ें जो है हर चीज़ महंगी हो रही है, और कह रहे कि पेट्रोल है तो वो भी महंगा कर दिया। अब खाएंगे पियेंगे कहाँ से? नौकरियों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं रही, तनख्वाह तो वही की हुई है। पहले भी जितने रिलीफ पैकेज हैं उनमें से अभी तक हमें कोई भी नहीं मिला है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, हालात इतने लोगों के सही नहीं है, मार्केट का काम भी डाउन है। नहीं, माशी मसाइल तो मुश्किल है कि हल हो जाएंगे, लेकिन इनके पास हल है कि अगर महंगाई है तो कम खाओ, समझे। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो अल्लाह ने कामयाबी करे। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। असल माशी मसाइल तब हल होंगे जब पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। महंगाई का तनासुब बिल्कुल यानी कि अपनी हदें पार कर चुका है। गरीब आदमी का तो अब बहुत बड़ा मायूस कन सा मामला हो गया, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा तो पेट्रोल बढ़ेगा, वो पेट्रोल की मद में चला जाएगा। हर चीज़ महंगाई में लोग गरीब बिल्कुल ज़्यादा। खुदाया आपको अपील की जाती है कि गरीब का रहम करें। 4 साल के अंदर 3 साल के अंदर किसी गरीब को रिलीफ दिया? मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैंने ये बगान दी, ये बिल्डिंग बना ली, मैंने रोड बना ली, क्या बनाया किसी का? आज तो एक गली की नाली भी नहीं बनी है। खान साहब से अब तो तवक्को रखना ही फजूल है। खान साहब जब भी किसी चीज़ का नोटिस लेते हैं वो चीज़ें बाजार से गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। ये अवामी राय आपने सुनी, और इस रिलीफ पैकेज के ऊपर जो अब तनकीद हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। कि रिलीफ पैकेज है 120 अरब रुपए का, और रिलीफ जो दिया जाएगा वो 13 करोड़ अफराद को दिया जाएगा। और अगर हम 6 महीने के लिए दिया जाएगा, और 6 महीने के लिए दिया जाएगा, तो एक बंदे को जो रिलीफ 6 महीने के लिए मिल रहा है वो है 923 रुपए। और अगर हम महीने की बात कर लें तो एक महीने में फी बंदा जो रिलीफ मिल रहा है इस पैकेज के तहत वो 154 रुपए है जी। और रोज़ाना की बात कर लें तो रोज़ाना 5 रुपए जो है रिलीफ मिल रहा है 13 करोड़ लोगों को। ये तनकीद इस वक्त हो रही है। क्या इस पैकेज को इस तरह से देखना चाहिए, डिवीजन करके कि जी कि एक बंदे को 5 रुपए मिल रहे हैं रोज़ाना के? ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। DG NCHT हसन बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन बेग साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ह्यूमन डेवलपमेंट का सर मामला है और रिलीफ पैकेज एक आया है और उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। क्या जो अब डिवीजन की जा रही है कि जी कि एक बंदे को रोज़ाना के 5 रुपए रिलीफ मिल रहे हैं, अगर 13 करोड़ को देख लिया जाए, क्या पैकेजेस को ऐसे देखना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जी। बात ये है कि रिलीफ पैकेज जो है वो गरीब आदमी के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, डेफिनेटली बहुत अच्छा किया है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हकीकत बात ये है
कि इस तरह के रिलीफ पैकेज मिलने के बाद हमें देखना ये है कि जैसे आपने आवाम की राय सुनाई है, जैसे आम लोगों की राय सुनाई है, तो उसका इम्पेक्ट कितना है। जितनी महंगाई हो रही है, जितनी महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने लोगों की जान ले ली हुई है, तो ये रिलीफ पैकेजेस कितना कोई रिलीफ आवाम को दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है। और दूसरा ये है कि इसमें देखें, लोगों को एनेबलमेंट करनी थी, लोगों के लिए कोई मईशत की बेहतरी करनी थी, असल में तो कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी थी और कोई बिजनेस और सर्विसेज सेक्टर को बढ़ाना था, जिसके थ्रू लोगों को ये रोजगार मुहैया होता, लोग जो है ना इस काबिल होते कि वो इसको प्रॉपर तरीके से अपनी यानी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ा सकते और बेहतर कर सकते। ये रिलीफ पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, ये पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स बहुत अच्छे हैं, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम कर्जे लेके वर्ल्ड बैंक से और एडीबी से, दूसरों से, जिस पे हम इंटरेस्ट भी दे रहे होते हैं, इस तरह के कोई पैकेजेस देते हैं, तो उन पैकेजेस पे हमारा तो मईशत बजाय बढ़ने के, लोगों की हालत बेहतर होने के, लोगों के हालात तो और ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि हम तो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे ख़तरा ये है कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने 120 बिलियन का एक पैकेज दे दिया है 13 करोड़ आवाम के लिए, 22 करोड़ आवाम, 9 करोड़ और रह गए, तो उसके लिए भी पैकेज फिर देना चाहिए। तो ये तो एक बड़ा एक सवालिया निशान पैदा करता है जी। इसको देखना चाहिए कि हमें असल में मईशत को ठीक करना है और हमने इन्फ्लेशन को और महंगाई को रोकना है। आपने मईशत की बात की, इस तरह के जो रिलीफ पैकेजेस जब आ रहे होते हैं तो फिर इसके मईशत पर असरात क्या पड़ रहे होते हैं, जरा हमें वो भी बताइएगा। देखिए जी, मईशत तो जो इस तरह के पैकेजेस आ रहे होते हैं, गरीब आदमी को ठीक है, एक जो है ना सोशल सेफ्टी नेट्स देना ज़रूरी है, मैंने जैसे पहले भी कहा है। लेकिन बात यह है कि हम कर्जे ले लेकर जब मईशत को ठीक करने की बजाय हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उससे अवाम को वो वाला फ़ायदा नहीं हो रहा होता जिससे मईशत जो है वो बढ़ती है। देखिए, आपने कोई स्पेशल इकनॉमिक जोन पैदा करने थे, आपने लॉन्ग टर्म, आपने कोई विजन देना था, आपने 20-30 साल का एक डॉक्यूमेंट बनाना था, प्लानिंग करनी थी, और उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता हमने पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, जैसे चाइना ने किया है। एक मॉडल हमारे पास चाइना का है, जिन्होंने कोई ये इस तरह के रिलीफ पैकेजेस नहीं दिए। और इसी तरीके से एक मॉडल हमारे पास सिंगापुर का है, जहां पे इकोनॉमी बेहतर होगी तो लोगों का म्यार बेहतर होगा, चीजें बेहतर होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा सा किसी न किसी लेवल पे ये होना चाहिए कि विजन 20 साल का, 30 साल का देना चाहिए, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी चाहिए और सिर्फ इकोनॉमी को बेहतर करना चाहिए, सारी कौम को इकट्ठा करके। बेग साहब, अब एक आपके सामने सिचुएशन रख रहे हैं कि अगर आप हुकूमत में या हम हुकूमत में बैठे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि ये कुछ अरसा मुश्किल है, इसको गुजार लें, लॉन्ग टर्म फैसले हो रहे हैं, आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उस वक्त आमतौर पर बात ये हो रही होती है कि जी कि कब जाके देखेगा एक गरीब आदमी कोई सब्सिडी दे दें। सब्सिडी आम आदमी के लिए होती है, आज आम आदमी के हालात बहुत बुरे हैं, कोई रिलीफ पैकेज दे दें। जब गवर्नमेंट रिलीफ पैकेज देती है या सब्सिडी देती है तो फिर वही तनकीद होती है कि भाई लॉन्ग टर्म कुछ आप डिसीजंस लें। तो हुकूमत यहाँ पर फंस जाती है कि हम क्या करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आपने रियल टाइम सिचुएशन हमें बता दी है। बात ये है कि ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो बेसिक है, उसको आप लॉन्ग टर्म के तौर पे रखेंगे और एक बड़े लेवल पे आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू करेंगे। राइट फ्रॉम पॉवर्टी एलिविएशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ आप उस तरफ जाएंगे, वो होगा आपका 20-30 साल का पीरियड। और फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टर्म में जब आपकी गुर्बत बढ़ी हुई है तो आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल सही है, एहसास प्रोग्राम और इस तरह के प्रोग्राम बिल्कुल होने चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स होने चाहिए, लेकिन इस चीज को लॉन्ग टर्म में गुर्बत को खत्म करने के लिए आपको तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, आपने बिजनेस को बढ़ाना है, आपने लोगों की एनेबलमेंट करनी है, उनकी कोई टेक्निकल मतलब एजुकेशन देनी है, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं वो बेहतर करना है। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म 20-30 साल के लिए करना चाहिए, जो कि हमारे इस मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा जी। बिल्कुल ठीक है। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से कर रहे थे, उनका यही कहना है कि इंडस्ट्री लगाएं जी, इस तरह से वक्ती तौर पर आप कब तक रिलीफ पैकेजेस देते रहेंगे। ज़राए पैदा करने चाहिए कि जिनसे लोग जो है वो अर्न कर सकें, ना कि वो डिपेंड करते रहे रिलीफ पैकेजेस के ऊपर। जिस तरह फवाचे साहब कहते हैं कि आमदन बढ़ाएं, तो जी आमदन बढ़ाने के लिए जो है ना हर आदमी जो है वो कोशिश शुरू कर दे। और गवर्नमेंट को आमदन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है उसको फिर ज़राए पैदा करने होंगे, फिर ही आमदन बढ़ेगी, ऐसे बैठे बैठे नहीं बढ़ सकती। जी हाँ जी, चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस स्टे विद अस।
सब